हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों को 150 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक 8 टॉपिक तक कंप्लीट किया था, संसद तक। इसके बाद हम यहाँ पे इस वीडियो में टोटल यहाँ से लेकर के विविध तक कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से ऑन रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की क्या होती है, तो नियुक्ति होती है, ना कि चयन होता है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये आर्टिकल 75 के फर्स्ट में बात कही गई है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य थे। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो। तो सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पे लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन बी है राज्यसभा का विश्वास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है। तो सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था, सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। केंद्र राज्य संबंध में विषय में सुझाव देने के लिए गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983। और पूरा नाम बात करें तो रणजीत सिंह सरकारिया इनका नाम था। इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसका नाम दिया गया था सरकारिया आयोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या फिर कौन जाना जाता है। जस्ट मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री को कैबिनेट यहाँ पे तात्पर्य होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन बताइए किस तरह से हुआ। तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन की बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर मैं आपको बता दूं कि समय समय पर राजनीतिक कारणों की वजह से जो कि संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। अगर बात करें कि सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 15% से अधिक नहीं होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। बताइए कि राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है। तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के में ये बात कही गई है, तो 159, ठीक है, 159 ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ जो कि अपना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो देखिए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, यानी हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राज्य की संचित निधि से। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह राज्यपाल को शक्ति नहीं प्रदान है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि राज्य विधान मंडल द्वारा, यानी हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राज्य विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष। जिस तरह से लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, उसी तरह से विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम राज्यसभा की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, राज्य की बात की जा रही है, तो राज्य का महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है। विधानमंडल का उच्च सदन, तो जिस तरह से संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, उसी तरह से विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। ठीक है ना, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। आपको पता है कि आर्टिकल 164 में क्या बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ना कि चयनित। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली जो महिला थी, बताइए कौन थी। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो राइट आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि राज्य विधान परिषद। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। क्या होगा राइट आंसर। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत, ध्यान रखेंगे 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, पद पर बना रहता है।
कब तक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग देना चाहे तो वो उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। राज्यपाल भी जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी, सरोजिनी नायडू जी। और यहाँ पे सुचेता कृपलानी की बात करें तो वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और वो 1963, ध्यान रखेंगे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये बनता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यकों का प्रयोग करते हैं, ये पॉइंट जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? एक्चुअली ये बात पहले की थी, अगर हम अभी की बात करें तो अब सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, विधान परिषद अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि केवल 4 को टिक करेंगे, यानी कि कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि डी को टिक करेंगे, कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी कि राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था, वह अब है। तो सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यों के वित्तीय लेखाओं का नियंत्रण रखता है। राज्यों के वित्तीय लेखाओं का नियंत्रण रखता है कौन? तो सही आंसर होगा हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर भी नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही आंसर क्या होगा? केवल विधानसभा में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, केवल विधानसभा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या है? हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि किसे टिक करेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बांटी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, ऑप्शन बी, यानी कि 268 से लेकर के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है?
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, शेयर बाजार तथा जो वायदा बाजार होते हैं वो संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी कि वन, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन, ये सभी के सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है शिक्षा, तो ये ध्यान रखिएगा शिक्षा जो है ये भी हमारा समवर्ती सूची का ही विषय है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल, ठीक है, लोकपाल को ही कहा जाता है, जो कि ओम्बड्समैन, ठीक है, की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। बताइए कि कौन सा जो विषय है वो समवर्ती सूची का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपराधिक जो मामले होते हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, जबकि संचार, पुलिस जो है ये संघ सूची के विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि पुलिस नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए संचार जो है वो किसका है, संचार संघ सूची, साथ ही साथ विदेशी मामले जो कि ये संघ सूची, लेकिन पुलिस जो आता है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया, राज्य सूची का ये विषय होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। बताइए कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा संघ सूची में विषयों की संख्या 97, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर, देखिए एक्चुअली ये जो बात कही जा रही है वो मूल संविधान की बात की जा रही है। भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। ठीक है, मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 थे। ठीक है, समवर्ती सूची में 47, जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में ये जो विषय थे वो 66 थे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में संघ सूची में जो विषयों की संख्या वो 100। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में बात करें तो 52, और उसी तरह से राज्य सूची की देखें तो राज्य सूची में हमारा जो विषय है वो 61 है। तो ये आपका सही आंकड़ा होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो संसद प्राधिकृत होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है ना, ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो कानून बनाती है उसको समवर्ती सूची कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, संसद में, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, संसद में जो कि सन्निहित है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संबंधित अनुच्छेद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था किसके द्वारा, तो संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, संसदीय कानून के द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, लेकिन इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1971 में एक और जो कि 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसको उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्लियर, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। किस आर्टिकल में बात की गई है, तो 265, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 265। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति को टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति की बात करें तो ये चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने के लिए संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं की बात कही गई है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, साथ साथ 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक जो कि अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर पारित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर पारित किए जाते हैं, तो भारत के संचित निधि पर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है। तो सही आंसर होगा कि भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में न्यायालय की स्थापना की गई थी। बताइए, सॉरी यहाँ पे उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी मार्च 2013 में। तो सही आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 2 और 4 क्या होगा, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर जो क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर नहीं दी गई है, तो मेघालय होगा, मणिपुर होगा और त्रिपुरा, इन तीनों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या, फातिमा बीबी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फातिमा बीबी, जो कि प्रथम उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे, 323 के क के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर होगा हमारा परमादेश। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, परमादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, के.एस. हेगड़े, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, के.एस. हेगड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकारी, ये सभी के सभी प्राप्त है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि। तो सही आंसर ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो सही आंसर होगा संसद के पास है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, संसद के पास। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कुल 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है।
कौन सा अनुच्छेद है? तो 137, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस, जो कि कह सकते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में, ठीक है, 11 न्यायाधीश की संविधान पीठ बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो बताइए किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जनहित याचिकाओं की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। इसे भारत में प्रारंभ करने का जो श्रेय है उच्चतम न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश थे PN भगवती एवं BR कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 122 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, बताइए। तो ये भारत और अमेरिका में प्रचलित है, क्योंकि अमेरिका से ही ग्रहण किया था भारत ने। अगला प्रश्न ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो सही आंसर का ऑप्शन बी, संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, किसके द्वारा? तो संसद को दिया गया। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? और वो है हमारा उत्प्रेषण। ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सॉरी बी को टिक करेंगे, उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रपति को है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है जनहित याचिका से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जनहित याचिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सुपर क्वेश्चन है, एकदम VVI। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही आंसर क्या होगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए पंचायतों से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है? चारों पॉइंट्स पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा सत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये सही नहीं है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा राज्य सरकार, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न ये बनता है कि CDP और NES, ठीक है, इसके पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि CDP और NES क्या। तो देखिए CDP का मतलब हो जाता है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 1952 में।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी तरह से NES की बात करें तो नेशनल एक्सटेंशन स्कीम होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिसकी स्टार्टिंग 1953 में की गई थी। ठीक है, तो ये 1953 में स्टार्ट हुआ था। तो फिलहाल ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के किस प्रतिमान यानी कि मॉडल की अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय मॉडल दिया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो स्थानों की संख्या की बात करें तो 243 के घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों के 1/3 स्थान जो कि करीब 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। यानी कि इसने कहने का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किन कमेटी द्वारा दी गई थी या फिर की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? LN सिंधवी समिति। ठीक है, LN सिंधवी समिति, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? समिति संबंधित नहीं है BKR वी राव समिति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, और यह एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत बात करें तो उसमें 3 प्रकार की शामिल है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ये तीनों ही पंचायत राज्य संस्था है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सहकारी समिति की बात करें तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, क्या होगा राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा हो जाता है पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। ऑप्शन सी सही होगा, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरंभ की गई? देखिए, पंचायती राज प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI सुपर डुपर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 बहुत ज़्यादा पूछा भी गया, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, स्थानीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और एक जिला परिषद। यानी सही आंसर हमारा यह होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय किसने दिया था? तो पंचायत के त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि चुनावों में मत देने तथा निर्वाचन होने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एक कानूनी या फिर विधिक अधिकार। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन जो कि सी को टिक करेंगे, लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत में संसदीय चुनाव क्षेत्रों की दृष्टि से लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो कि है, जबकि चांदनी चौक जो है वो सबसे छोटा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर जो कि मलकाजगिरी जो कि तेलंगाना में पड़ता है यह सबसे बड़ा है, और चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है किसके अतिरिक्त, किसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या के आधार पर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो सही आंसर क्या होगा? 4 या अधिक राज्य। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। 4 या फिर 4 से अधिक राज्य या फिर 6%, ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा 1985। ठीक है, 10वीं सूची में इसके बारे में बात कही गई है।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो चुनाव आयोग के संबंध की बात करें तो आर्टिकल 324 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 324 का संबंध जो है वो संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसका गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 325 में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ये पॉइंट गलत है। मैं आपको बता दूं कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, आपको पता है 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन में मतदाताओं की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है जो कि सूची 3 समवर्ती सूची में। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। बताइए कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? दंड विधि। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। दंड विधि समवर्ती सूची का, क्रिमिनल लॉ कहते हैं, समवर्ती सूची का विषय। रेडियो एवं टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो ये हमारा रेडियो टेलीविज़न और संचार की बात करें तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा राज्य सूची। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी राज्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची, तो ध्यान रखिएगा 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में है तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये इसी के अंतर्गत आता है, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पहली अनुसूची। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर हमारा होगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची में शामिल विषय है। तो बताइए कि राज्य सूची में कौन शामिल है। तो देखिए रेलवे पुलिस की अगर हम बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे निगम कर और जनगणना, ये संघ सूची का विषय है। निगम कर और जनगणना संघ सूची का विषय है। आर्थिक एवं सामाजिक जो नियोजन है ये समवर्ती सूची का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्थिक नियोजन किस विषय का किस सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची। तो फिलहाल करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो देखिए समवर्ती सूची में सम्मिलित कौन सा होगा? शिक्षा समवर्ती सूची में मैंने आपको ऊपर बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले ये राज्य सूची का विषय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान 312 होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया।
तो सही आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 9वीं अनुसूची। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, 5 से 11 इसके बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है? तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 11 अध्याय 1, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भाग 11 अध्याय 1, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में शामिल है, अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची, यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है कृषि। ठीक है, देखिए रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे, यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची से संबंधित विषय है। जबकि कृषि की बात करें तो कृषि समवर्ती सूची का विषय है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हम यहाँ पे टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग, जो कि यहाँ पे भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 का संबंध किससे होगा? तो सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भाग 16 का जो संबंध है किससे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी जाति एवं जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु समक्ष संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अब हम लोग बात कर रहे हैं विविध के। ठीक है, यानी कि हमारा 16वां टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, विविध। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी राइट आंसर गेस करेंगे, 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य भी, और अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 5 जो कि अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? अफ्रीकी महासचिव कौन रहे थे? तो बुतरस बुतरस घाली, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बुतरस बुतरस घाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात हम कह सकते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 30 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, दलवीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं? तो सही आंसर क्या होगा कि वी.एन. राव व नगेंद्र सिंह तथा आर.एन. पाठक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताश कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ताश कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो राइट आंसर होगा रूस, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रूस। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन की संसद का नाम क्या है? तो देखिए चीन की संसद का नाम होता है नेशनल पीपुल कांग्रेस, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और वर्तमान में 2980, ये ध्यान रखिएगा, 2980 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की संसद सबसे बड़ी है? तो चीन की संसद सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, डाइट, ऑप्शन
बी सही आंसर है। ठीक है, जापान की संसद डाइट कहा जाता है, जबकि रिक्स डॉग है वो स्वीडन की है, जबकि जनरल कोर्टेस की बात करें तो ये स्पेन का होता है जनरल कोर्टेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मोसाद क्या है, बताइए कि मोसाद क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर की हम बात करें तो मोसाद जो हमारा है एक इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारा इंडिया का रॉ है, उस रॉ जिसको कहते हैं RAW, तो उसी तरह से मोसाद जो है वो हमारा इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ स्टेट या फिर इसको चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, क्या है। फोर्थ स्टेट या फिर चतुर्थ स्तंभ क्या है, तो सही आंसर होगा प्रेस मीडिया को कहा जाता है फोर्थ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए पंचशील का सिद्धांत यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्लियर। देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, जैसे कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, तीसरी बात करें तो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा बात करें तो समान और परस्पर लाभकारी संबंध, और साथ ही साथ पाँचवीं बात करें तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे देखिए पंचशील जो शब्द लिया गया वो ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, नंदन नीलेकणी। ठीक है, नंदन नीलेकणी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है, तो संविधान एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब चेंज करके 2020 में ही नाम इसका चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, यानी कि महिला और बाल विकास विभाग। ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन 30 जनवरी 2006 को, ठीक है 2006 को एक अलग विभाग, इसे जो कि अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जिसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो एस भंडार नायके, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, एस भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम जो कि महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मैडम भिकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि ये गलत है। आपको पता है एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहली महिला के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो विश्व का नवीनतम राष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर किसे टिक करेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है दक्षिणी सूडान, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दक्षिणी सूडान। 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान बना, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है जूबा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जूबा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता का क्रम कुछ इस तरह से देखें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री, फोर्थ नंबर पे राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और 5वें नंबर पे बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 6ठे नंबर पे आते हैं जो कि देखिए अगर यहाँ पे 5वें नंबर की हम बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं। इसके बाद 6ठे स्थान पर भारत के मुख्य
जो कि कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इनका स्थान छठा होता है, तो ये आपका क्रम है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन यहाँ पे BN श्री कृष्ण को टिक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन संविधानेतर संस्था है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग। देखिए नीति आयोग, संविधानेतर संस्था का मतलब होता है कि गैर संवैधानिक आयोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल सम्मिलित नहीं है? संविधान सभा में कौन सा दल सम्मिलित नहीं था? नहीं था। तो राइट आंसर होगा हिंदू महासभा, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। इस दल ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, जबकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी भाग इन्होंने लिया था लेकिन इसने बहिष्कार किया था, जबकि हिंदू महासभा ने इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, ये बात मैंने कई बार बता चुका है, 352, 356 और एक होता है 360, ठीक है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है और ये अब तक 3 बार लागू किया गया, और प्रथम बार 1962 में किया गया था, ठीक है, सेकेंड टाइम 1971 में और थर्ड टाइम 1975 में किया गया था। और 356 होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि कई बार लगा है। 360 वित्तीय आपात होता है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ आज की इस वीडियो का, यानी कि इंडियन पॉलिटी हमारा ये खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया करें। चैनल पे पहली बार अगर आए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।